अभी हम लोग स्टडी करेंगे एक्सप्लेनेशन नंबर 8 टू सेक्शन नंबर 43 क्लास नंबर 1। एक्सप्लेनेशन नंबर 8 टू सेक्शन नंबर 43 क्लास नंबर 1 लिंक्ड होता है सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लास नंबर 3 के साथ। आप लोग जानते हो सेक्शन नंबर 36 पीजीबीपी हेड के अंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जो बात करता है अदर डिडक्शंस के रेस्पेक्ट में। मतलब सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 के अंडर बहुत सारा छोटा छोटा डिडक्शंस अवेल कर सकता है एसएससी जिसका पीजीबीपी इनकम जनरेट होता है। तो सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लास नंबर 3 एक पर्टिकुलर डिडक्शन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं और उसके रेस्पेक्ट में एक्सप्लेनेशन नंबर 8 टू सेक्शन नंबर 43 क्लास नंबर 1 भी बात करता है। तो हम लोग एक बार वो वीडियो क्लिपिंग को स्टडी करेंगे जो सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लास नंबर 3 के लिए हमने आपको प्रोवाइड किए थे। तो वो वीडियो क्लिपिंग स्टडी हो जाने के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे एक्सप्लेनेशन नंबर 8 टू सेक्शन नंबर 43 क्लास नंबर 1 स्टडी करने के पर्पस में। तो आइए सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लास नंबर 3 का स्टडी स्टार्ट करते हैं। 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के ऊपर है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने पैसा उधार लिया है बिजनेस पर्पस के लिए और उधार पैसा के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया है तो इंटरेस्ट के ऊपर आपको डिडक्शन मिल जाएगा 36(1)(3) के अनुसार। 36(1)(3) उसको अलाउ करेगा, बट इसके लिए कुछ कंडीशन है। नंबर 1 कंडीशन क्या है? अमाउंट मस्ट हैव बीन बोरोड बाय द एसएससी। अमाउंट मस्ट हैव बीन बोरोड बाय द एसएससी। अमाउंट मस्ट हैव बीन बोरोड बाय द एसएससी। एसएससी ने पैसा उधार लिया तभी एसएससी को डिडक्शन मिलेगा। यहां पे जो बोरोड वर्ड हम बता रहे हैं, बोरो करने के पीछे रीजन क्या था? एक्चुअल में बोरो करना जरूरी था कि ऐसे बोरो कर लिया है, वो जेन्युइननेस के पीछे हम लोग नहीं जाएंगे। मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी इज नॉट अलाउड टू एग्जामिन दी रीजन फॉर बोरोइंग कि बोरो करना एक्चुअल में जरूरी था कि नहीं था, ये इनकम टैक्स अथॉरिटी एग्जामिन नहीं कर सकते। बोरो हुआ है उतना ही जरूरी है। नेक्स्ट कंडीशन बता रहे कि अमाउंट मस्ट हैव बीन utilized for the purpose of business or profession। अमाउंट मस्ट हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। यहां पे जो मैंने यूटिलाइज्ड वर्ड लिखा है इसका मतलब यूज्ड, तो अमाउंट यूज्ड होना चाहिए बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस के लिए। यहां पे जो यूज्ड वर्ड आ रहा है कि अमाउंट यूज्ड होना जरूरी है, अप्लाइड होना जरूरी है, यूटिलाइज्ड होना जरूरी है बिजनेस पर्पस के लिए। बिजनेस पर्पस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कवर्ड है, तो पैसा आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में भी यूज कर सकते हो और कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में भी यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो यहां पे यूटिलाइज्ड का जो कनोटेशन है वो बहुत बड़ा है, वो छोटा नहीं है। पैसा अपने रेवेन्यू पर्पस के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो, कैपिटल पर्पस के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो। थर्ड में जो लेंगे, इंटरेस्ट मस्ट हैव बीन पेड, इंटरेस्ट मस्ट हैव बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर में पे हो जाना चाहिए। इंटरेस्ट मस्ट हैव बीन पेड, यहां पे हम पेड वर्ड को लेंगे। इंटरेस्ट मस्ट हैव बीन पेड, इंटरेस्ट मस्ट हैव बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर में पे हो जाना चाहिए। अभी ये पेड वर्ड का मतलब क्या है? इस पेड वर्ड में 43B अप्लाई नहीं होगा क्योंकि 43B में जितना भी आइटम कवर्ड है ये आइटम कवर्ड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कवर्ड नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में 43B नहीं लग रहा है। तो पेड वर्ड का मतलब यहां पे सिंपल, जो आप जानते हो सेक्शन 43 क्लॉज 2 के अनुसार। सेक्शन 43 क्लॉज 2 में पेड वर्ड का मतलब क्या है? दो चीजें। सेक्शन 43 क्लॉज 2 में पेड का मतलब है एक्चुअली पेड, नहीं तो इनकर्ड। आप जो एसएससी हो, एसएससी पीजीबीपी का इनकम कंप्यूट कर रहे हैं कौन सा मेथड में? अगर एसएससी जो पीजीबीपी का इनकम कंप्यूट कर रहे हैं वो इनकम कंप्यूट कर रहे हैं कैश बेसिस पे, तो पेड वर्ड का मतलब हो जाएगा एक्चुअली पेड। बट एसएससी ने अगर पीजीबीपी का इनकम कंप्यूट कर रहे हैं एक्चुअल बेसिस पे, तो पेड वर्ड का मतलब हो जाएगा इनकर्ड। क्लियर यहां तक? यहां पे मैंने जो लिखा है इंटरेस्ट मस्ट हैव बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू अनदर पर्सन, वर्ड को एक बार जोड़ेंगे। क्यों अनदर पर्सन?
अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस देखोगे, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो इंटरेस्ट होता है कैपिटल के ऊपर, वो इंटरेस्ट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, सोल प्रोप्राइटर एंड प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ये दोनों तो अलग नहीं है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है ही नहीं, दोनों एक ही है। तो खुद को कैसे इंटरेस्ट दे सकते हैं? यहां लिखा है इंटरेस्ट मस्ट हैव बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू अनदर पर्सन, तो अनदर पर्सन को इंटरेस्ट पे होना जरूरी है। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो इंटरेस्ट होता है कैपिटल के ऊपर, वो इंटरेस्ट अलाउड नहीं है 36(1)(3) में। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो कैलकुलेशन होगा पीजीबीपी का, उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप ना होकर पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? पार्टनरशिप फॉर्म का डिस्कशन करते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है, मान लीजिए ये P1, ये P2, ये P3, ये 3 पार्टनर है। ये 3 पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है फर्म में पैसा लगाया है कैपिटल के रूप में। ये पैसा उनको कहां से मिला? हो सकता है P ने ये पैसा बाहर से लेकर आया था, तो P ने पैसा उधार लिया था, तो P ने अमाउंट बोरो किया था और बोरोड अमाउंट को फर्म में इन्वेस्ट कर दिया कैपिटल के रूप में। तो P ने ये बोरोड अमाउंट के ऊपर बाहर वालों को इंटरेस्ट भी पे करते हैं। तो P ने P1 मतलब पार्टनर वन जब अमाउंट जो बोरो किया था फर्म में इन्वेस्ट करने के लिए, उन पैसा के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है P1। तो P1 जब अपना पीजीबीपी इनकम कैलकुलेट करेंगे तो वो इंटरेस्ट का खर्चा का डिडक्शन ले पाएंगे 36(1)(3) में। यस, P1 जब इंटरेस्ट पे करेंगे वो इंटरेस्ट का डिडक्शन वो ले लेंगे जब वो अपना पीजीबीपी का इनकम कैलकुलेट करेंगे। उनका तो पीजीबीपी इनकम आना ही है क्योंकि वो बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म के रूप में बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं। तो उनका जो पीजीबीपी इनकम कैलकुलेट होगा उसमें हम 36(1)(3) के अनुसार इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन ले लेंगे। अभी सुनिए, फर्म ने अगर P को इंटरेस्ट के ऊपर कैपिटल दे रहे हैं, P1, P2, P3 सबको इंटरेस्ट दे रहे हैं कैपिटल के ऊपर, P1 ने कैपिटल लगाया, P2 ने कैपिटल लगाया, P3 ने कैपिटल लगाया। फर्म क्या कर रहे हैं? P1, P2, P3 को इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं, P1, P2, P3 को इंटरेस्ट दे रहे हैं कैपिटल के ऊपर। ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी फर्म के लिए खर्चा है क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहे हैं, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट का पेमेंट एक खर्चा है। तो फर्म जो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं उनका डिडक्शन फर्म क्लेम कर पाएंगे 36(1)(3) के अनुसार? यस, कर पाएंगे। बट यहाँ पे 40B का कैप लगा देंगे। 40B का कैप क्या होता है? इसमें लिमिट दिया हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कितना मैक्सिमम इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, वो कैप के अनुसार पेमेंट करना पड़ेगा फर्म को। फर्म अगर कैप के बाहर जाकर पेमेंट किया तो जितना एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे, मतलब जो 40B में लिमिट है, लिमिट के ऊपर जितना पेमेंट करेंगे वो एक्स्ट्रा पोर्शन डिसअलाउड हो जाएगा, बाकी तो अलाउड है। फर्म उसका डिडक्शन ले पाएंगे 36(1)(3) के अनुसार। यहां क्लियर है? अगर आपने रिलेटिव से पैसा उधार लिया, अगर आप रिलेटिव से पैसा उधार लिया है और रिलेटिव को इंटरेस्ट पे करते हो, उनका डिडक्शन आपको मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। बट वहां आपको देखना पड़ेगा कि आप अनरीजनेबल इंटरेस्ट तो पे नहीं कर रहे ना, मार्केट में जो इंटरेस्ट का रेट है वो आप पे कर सकते हो। बट अनरीजनेबली एक्सेसिव अमाउंट अगर पे करोगे तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब यहां पे ये डिसअलाउड जो हो जाएगा एक्स्ट्रा पोर्शन, ये बता रहे सेक्शन नंबर 40A2 बता रहे कि अगर आपने एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे, अनरीजनेबल पेमेंट करोगे और रिलेटिव वगैरह को, रिलेटेड पर्सन को, तो उतना हम डिसअलाउ कर देंगे। यहां बात क्लियर है? यहां तक अगर आपने पैसा उधार लिया है इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए और वो उधार के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए आपने मार्केट से बोरो किया है अमाउंट और उस अमाउंट बोरोड के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे करो, इस इंटरेस्ट का डिडक्शन आप पीजीबीपी में क्लेम कर पाओगे 36(1)(3) में? कभी नहीं। बट अगर आप जीएसटी वगैरह का पेमेंट करने के लिए आपने मार्केट से उधार लिया है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस का पेमेंट करने के लिए आपने मार्केट से उधार लिया है और उधार लेकर टैक्स का पेमेंट किया है, और ये जो टैक्स का पेमेंट आपने उधार लेकर किया है, उधार के ऊपर इंटरेस्ट चढ़ा है और वो आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया, उस इंटरेस्ट का डिडक्शन हम ले पाएंगे 36(1)(3) के अनुसार? यस, ऑब्वियसली ले पाएंगे। यहाँ पे एक बात मैंने किया था कि यूज्ड व्हाट का मतलब बहुत बड़ा है। यूज्ड रेवेन्यू पर्पस के लिए भी हो सकता है, यूज्ड कैपिटल पर्पस के लिए भी हो सकता है। मान लीजिए आपने एक्वायर किया है फिक्स्ड एसेट को, आपने अमाउंट बोरो किया है और उस बोरोड अमाउंट से कैपिटल एसेट को एक्वायर किया है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है, आपने फिक्स्ड एसेट को एक्वायर किया है और इंस्टॉल किया है। तो फिक्स्ड एसेट जो एक्वायर और इंस्टॉल हुआ है अमाउंट बोरो करके, उन अमाउंट के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट पे करोगे उस इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा। यस, ऑब्वियसली मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, अगर आपने एक्वायरिंग एंड इंस्टॉलिंग एसेट करते हो, एक्वायरिंग एंड installing assets on borrowed amount के ऊपर आपने एसेट को एक्वायर किया है, इंस्टॉल किया है,
तो इस बोरोड अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट आप पे करोगे उस इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा, इस मिलेगा बिफोर द एसेट पुट टू यूज, बिफोर द एसेट पुट टू यूज जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रिलेटेड टू द पीरियड, इंटरेस्ट रिलेटेड टू द पीरियड इंटरेस्ट रिलेटेड टू द पीरियड, कौन सा पीरियड के लिए इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, बिफोर द एसेट पुट टू यूज, बिफोर द एसेट पुट टू यूज, एसेट पुट टू यूज होने के पहले जितना भी इंटरेस्ट इनकर हुआ है उस इंटरेस्ट का जो पेमेंट होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा, उनको हम अलाउ नहीं करेंगे 3613 में। बट आफ्टर एसेट पुट टू यूज जो होगा, आफ्टर एसेट पुट टू यूज जो होगा, इनको हम अलाउ करेंगे और वो अलाउ होगा सेक्शन 3613 में। तो 3613 के अनुसार एसेट पुट टू यूज होने के बाद का पीरियड का इंटरेस्ट अलाउड हो जाता है, बट एसेट पुट टू यूज होने के पहले का जो इंटरेस्ट है वो डिसअलाउ हो जाता है, उनको हम अलाउ नहीं करते। बट वो क्या होता है, वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। ये बात कहां से पता चला, आप अगर सेक्शन नंबर 43 में जाओगे, सेक्शन नंबर 43 जो डेफिनेशन का सेक्शन होता है उसमें अगर जाओगे, उसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, एक्सप्लेनेशन नंबर 8 टू सेक्शन 43(1), उनमें आपको मिलेगा कि एसेट पुट टू यूज होने के पहले के जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट एक्चुअल, वो जो इंटरेस्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनेगा, मतलब उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, उसको एसेट का पार्ट बनाना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट 3613 में अलाउ नहीं होगा। अगेन कम टू द मेन क्लास, एंड इन द मेन क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी करेंगे एक उदाहरण को, देन हम लोग स्टडी करेंगे बेयर प्रोविजन ऑफ एक्सप्लेनेशन नंबर 8 टू सेक्शन नंबर 43 क्लॉज नंबर 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उदाहरण स्टडी करेंगे, देन बेयर प्रोविजन स्टडी करेंगे ऑफ एक्सप्लेनेशन नंबर 8 टू सेक्शन नंबर 43 क्लॉज नंबर 1। देखिए उदाहरण मैंने जो बनाया ना वो पीवीएस ईयर 2020-21 के रेस्पेक्ट में बनाया है। देखो पीवीएस ईयर 2020-21 के रेस्पेक्ट में बनाया, 20 जुलाई 2020, 28 जुलाई 2020 वो पीवीएस ईयर 2020-21 के अंडर ही फॉल करते। एक एसएससी ने 20 जुलाई 2020 को लोन ऑब्टेन किया फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट, मिला लोन ऑब्टेन किया था फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट ऑन 20 जुलाई 2020। जिस दिन लोन ऑब्टेन किया उस दिन से उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। एसएससी ने वो लोन से जो एसेट खरीदा था वो एसेट को पुट टू यूज किया गया है ऑन 15 नवंबर 2020। तो एसेट को पुट टू यूज किया गया है, वो एसेट जो एसेट वो लोन से खरीदा गया था वो एसेट को पुट टू यूज किया गया है ऑन 15 नवंबर 2020। तो देखो आप लोगों ने अगर सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 3 अच्छा तरीके से पढ़ लिया तो आपको पता है जिस दिन एसेट को फर्स्ट पुट टू यूज किया गया था फ्रॉम दैट डेट बेसिकली लोन ऑब्टेन किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन एसेट। तो लोन ऑब्टेन करके एसेट को एक्वायर किया गया था, वो एसेट को जिस दिन फर्स्ट पुट टू यूज किया गया है उस दिन से वो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, जिस लोन से एसेट को एक्वायर किया गया था वो लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा फ्रॉम दैट डेट ऑन विच एसेट वाज फर्स्ट पुट टू यूज, वो इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस अलाउ किया जाएगा by virtue of the provision mentioned in section number 36 subsection 1 clause number 3 at the time of computation of PGBP income from the PGBP revenue। बात यहाँ क्लियर हो रहा है। हम लोग जो डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे थे, हम लोगों ने उदाहरण बनाया था 2020-21 पीवीएस ईयर के रेस्पेक्ट में। 2020-21 पीवीएस ईयर एंड होता है कौन सा डेट में अब बताओगे, 31 मार्च 2021 में एंड होता है 2020-21 पीवीएस ईयर। वेरी गुड। 15 नवंबर 2020 एसेट को फर्स्ट पुट टू यूज किया गया था, तो 15 नवंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक जो भी इंटरेस्ट आ रहे वो इंटरेस्ट को अलाउ किया जाएगा एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम फ्रॉम द पीजीबीपी रेवेन्यू बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन मेंशन इन सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 3। बट मेन जो क्वेश्चन अराइज करता है कि सर लोन तो ऑब्टेन किया गया था 28 जुलाई 2020 को, तो 28 जुलाई 2020 20 जुलाई 2020 से 14 नवंबर 2020 तक जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, वो इंटरेस्ट को हम लोग एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, मतलब वो इंटरेस्ट को हम लोग ऐड करेंगे विद द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट। बेसिकली इंटरेस्ट को हम लोग कैपिटलाइज्ड कर रहे हैं, मतलब कैपिटल एसेट का पार्ट बना रहे हैं। कौन सा इंटरेस्ट को लेकर बात हो रहा है, वो इंटरेस्ट को लेकर बात हो रहा है जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है ऑन द लोन व्हिच वाज ऑब्टेन टू एक्वायर एन एसेट।
तो जिस दिन लोन को ऑब्टेन किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, उस दिन से लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा। बट बिफोर द डेट ऑन विच एसेट वाज फर्स्ट पुट टू यूज, कौन सा एसेट? जो एसेट को वो लोन को यूटिलाइज करके एक्वायर किया गया था, वो एसेट को जिस दिन फर्स्ट पुट टू यूज किया गया उसके पहले तक जितना भी इंटरेस्ट है वो सारा इंटरेस्ट को लेकर बात हो रहा है। मतलब मेरा वाला उदाहरण में अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑन विच लोन वाज ऑब्टेन फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, कौन सा दिन है वो? 20 जुलाई 2020। तो 20 जुलाई 2020 से बेसिकली इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है अप टू 14 नवंबर 2020, क्योंकि 15 नवंबर 2020 में एसेट को फर्स्ट पुट टू यूज किया गया था। तो बिफोर दैट डेट मतलब 14 नवंबर 2020 तक, तो 20 जुलाई 2020 से 14 नवंबर 2020 तक जितना भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ है वो लोन के ऊपर, जो लोन को ऑब्टेन किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, वो इंटरेस्ट को एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनाया जाएगा। मतलब डायरेक्टली हम लोग वो इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस अलाउ तो नहीं कर रहे फ्रॉम पीजीबीपी रेवेन्यू एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम, बट वो इंटरेस्ट को एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बना दिया। और आप लोग जानते हो एक्चुअल कॉस्ट डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए एक मेन कंपोनेंट होता है, तो एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर भी डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो बेसिकली वो जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट को हम लोग इनडायरेक्टली डेप्रिसिएशन के रूप में अलाउ कर रहे हैं एज एन एक्सपेंसेस फ्रॉम द पीजीबीपी रेवेन्यू एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम। बात यहाँ क्लियर हो गया? तो जो इंटरेस्ट को लेकर बात हो रहे वो इंटरेस्ट को डायरेक्टली एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं किया जाएगा। ये बात कौन बता रहे? ये बात बता रहे सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 3 का प्रोवाइसो। मिला आपको प्रोवाइसो टू सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 3। तो प्रोवाइसो टू सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 3 बता रहे वो इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है बिफोर द एसेट वाज फर्स्ट पुट टू यूज, वो इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस डायरेक्टली अलाउ नहीं करोगे, वो इंटरेस्ट को एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट का पार्ट बनाया जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट के साथ वो इंटरेस्ट को ऐड किया जाएगा, मतलब वो इंटरेस्ट को कैपिटलाइज्ड किया जाएगा, कैपिटल एसेट का पार्ट बनाया जाएगा। ये बात बता रहे एक्सप्लेनेशन नंबर 8 टू सेक्शन नंबर 43 क्लॉज नंबर 1। तो आपको दोनों सेक्शन पता चल गया। कौन सा दोनों सेक्शन? एक तो देखो प्रोवाइसो टू सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 3, दूसरा एक्सप्लेनेशन नंबर 8 टू सेक्शन नंबर 43 क्लॉज नंबर 1। ये दोनों सेक्शन के बारे में आपको आइडिया हो गया, बट दोनों सेक्शन को सिंक्रोनाइज तो करना पड़ेगा ना। कौन सा इंटरेस्ट को लेकर बात कर रहे हैं वो बात अब पहले मुझे बताओ। कौन सा इंटरेस्ट को लेकर बात कर रहे हैं? जो लोन ऑब्टेन किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, वो लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, जो लोन ऑब्टेन किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, वो लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, कौन सा दिन से? जिस दिन से लोन को ऑब्टेन किया गया था उस दिन से वो लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। बट बिफोर द डेट ऑन विच एसेट वाज फर्स्ट पुट टू यूज, जितना भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, मतलब जिस दिन लोन को ऑब्टेन किया गया था उस दिन से जो भी इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, बिफोर द डेट ऑन विच एसेट वाज फर्स्ट पुट टू यूज, जितना भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, वो इंटरेस्ट को लेकर हम लोग बात करें। वो इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं किया जाएगा एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम फ्रॉम द पीजीबीपी रेवेन्यू। ये बात कंफर्म कर रहे हैं प्रोवाइसो टू सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 3। तो माइंड में क्वेश्चन आता है, तो इंटरेस्ट को लेकर हम लोग क्या करेंगे? वो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होने वाला है? उसको अगर एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं किया जाएगा तो उसको क्या ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 8 टू सेक्शन नंबर 43 क्लॉज नंबर 1। एक्सप्लेनेशन नंबर 8 टू सेक्शन नंबर 43 क्लॉज नंबर 1 बता रहे वो इंटरेस्ट को एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट का पार्ट बना दो। आइए एक बार बेयर प्रोविजन को स्टडी करते हैं। देखिए क्या लिखा गया। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, डाउट रिमूव करने के लिए एक्सप्लेन किया जा रहा है। क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है? इट इज hereby declared that where any amount is paid or is payable as an interest in connection with the acquisition of an asset, so much of such amount as is relatable to any period after such asset is first put to use shall not be included। तो बेसिकली 15 नवंबर 2020 के बाद वो लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा वो इंटरेस्ट को एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। इसका मतलब बिफोर द एसेट वाज फर्स्ट पुट टू यूज, जितना भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ है वो लोन के ऊपर, उसको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट का पार्ट बनाया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? एक्सप्लेनेशन नंबर 8 बता रहे कि जिस दिन एसेट को फर्स्ट पुट टू यूज किया गया था उस दिन से जो भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ है वो लोन के ऊपर, जो लोन ऑब्टेन किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, वो इंटरेस्ट को एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। इसका मतलब बिफोर द एसेट वाज फर्स्ट पुट टू यूज, जितना भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ है लोन के ऊपर, वो इंटरेस्ट को एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट का पार्ट बनाया जाएगा। एंड शैल बी deemed never to have included in the actual cost of such asset। तो 15 नवंबर 2020 के बाद जो भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ है मेरा वाला उदाहरण में, वो इंटरेस्ट को एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द
एसेट का पार्ट नहीं बनाया जाएगा कभी भी। मतलब उसके पहले जितना भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ है अप टू 14 नवंबर 2020 उसको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट का पार्ट बनाया जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 8 टू सेक्शन नंबर 43 क्लॉज नंबर 1 आपने स्टडी कर लिया और उसके साथ आपने और एक सेक्शन को देख लिया, प्रोवाइसो टू सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 3।